अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी ज़ादी में अनाई के आदमखोर वहशी केस नंबर 4। इस तवील तहमीद के बाद अब असल वाक़े की तरफ आता हूँ। मैंने रुख्सत हासिल करने के लिए अपने महकमे के अफसर आला को एक दरख्वास्त पेंडानिंग भेजी। पेंडानिंग समाट्रा का दारुल हुकूमत है और तमाम बड़े बड़े सरकारी दफातर यहीं वाक़ हैं। मैंने दरख्वास्त में सिर्फ ये ज़ाहिर किया कि मैं रुख्सत महज सैर व तफरी और थकन से दूर होने के लिए चाहता हूँ ताकि किसी किस्म का शुक व शुबा पैदा ना हो। उम्मीद के मुताबिक ये दरख्वास्त जल्द ही मंजूर हो गई और मैं ज़िंदगी के आखिर और ख़तरनाक तरीन मुहिम पर रवाना होने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। सबसे पहले मैंने अनाई के इलाकों का एक मुकम्मल और मुफस्सल नक्शा हासिल किया ताकि रास्तों की दुश्वारियों का पहले से ज़्यादा अंदाज़ा हो सके। इसके बाद मुझे ऐसे रहबर की तलाश हुई जो इस इलाके में घूमने का अमली तजर्बा रखता हो। प्लम्बिंग में मैंने हुकूमत के शिकारियों और सियाहों की सहूलत के लिए एक अलहदा महकमा खोल रखा है जहाँ से उन्होंने हर किस्म की मालूमात और नक्शे फराहम किए जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मामूली रकम के ओस एक ऐसा तजर्बाकार शख्स भी मुहैया कर दिया जाता है जो सियाहों और शिकारियों को इन दुश्वार गुजार जंगलों और पहाड़ों में रास्ता दिखाता है। इत्तेफाक की बात यह है कि जब मैं प्लम्बिंग के महकमा सैरो सियाहत में अनाई के नक्शे लेने गया तो वहाँ मेरी मुलाकात दो अमरीकी सियाहों से हुई। एक का नाम नैक्सन था और दूसरे का नाम विलियम। गुफ्तगू के दौरान मुझे मालूम हुआ कि वो ना सिर्फ सैरो सियाहत में दिलचस्पी रखते हैं बल्कि नहायत मंझे हुए शिकारी भी हैं। मैं अमरीकी लोगों से मिलकर इसलिए खुश होता हूँ कि वे नहायत जिंदा दिल, मिलनसार और जल्द घुल मिल जाने वाले लोग होते हैं। फितरी तौर पर महम जूही पसंद करते हैं। वहाँ की तारीख और सद जंगलात के जिक्र के बारे में इश्तियाक से कर रहे थे। बातों बातों में जब मैंने इन्हें बताया कि अनाई के जंगलों में ख़तरनाक आदमखोर इंसान पाए जाते हैं तो वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। इनकी नज़रों से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मुझे कोई दीवाना समझ रहे हों। इन्हें मेरी बातों पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि जदीद दौर में ऐसी बातें अफसानवी मालूम होती थी। जब मैंने मज़ीद ये इंकशाफ किया कि चंद रोज़ तक मैं इन्हीं आदमखोर इंसानों की तलाश में वहाँ जाने वाला हूँ, उन्हें मेरे पागल होने पे कोई शुबा न रहा। अलबत्ता मैंने इन्हें दावत दी कि अगर वो मेरे साथ चलना पसंद करें तो खूब लुत्फ़ रहेगा और मुहिम में आसानी हो जाएगी। इस मुलाकात के बाद मैं वापसी अपनी क़यामगाह पर आ गया और अपने वफादार साथी हाशिम से कहा कि वो कलियों और खच्चरों का फौरी इंतज़ाम करें ताकि हम अपने सफ़र पर जल्द रवाना हो सके। हाशिम ये सुनकर बहुत खुश हुआ था क्योंकि इतने तवील अरसे के बाद इसे अपनी राइफ़ल के जौहर दिखाने का सुनहरी मौका मिल रहा था। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने खैमे में बैठा कहवा पी रहा था कि हाशिम अपने साथ एक उम्र रसीदा लेकिन बेहद कवी अलजसा शख्स को ले आया। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 60 और 70 के दरमियान थी, लेकिन इसकी जिस्मानी साख्त इस कदर मजबूत थी कि वो अपनी उम्र से कहीं कम मालूम होता था। इसके तेवर बता रहे थे कि वो ज़माने के सर्द व गर्म देख चुका है। वो आते ही मेरे सामने मौदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। मैंने सवालिया नज़रों से हाशिम की तरफ देखा तो इसने तारुफ करवाते हुए कहा, मालिक, इसका नाम बाबी है और ये गाइड का काम पेशे के तौर पर करता है। बाबी मुकामी ज़ुबान में जंगली भैंसे को भी कहते हैं। मैंने इसे अपने नज़दीक बिठा लिया और कहवे का एक प्याला पेश करते हुए पूछा कि क्या वो अनाई के इलाके से वाकिफ़ है। बाबी की आंखों में एक नई चमक नमूदार हुई। चंद लम्हों तक वो गर्दन झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, साहब, आप वहाँ ना जाएं तो अच्छा है। मैंने हैरत से पूछा, वहाँ क्यों? वहाँ क्या है? तुम चुप क्यों हो गए? मैंने इसे तसल्ली दी कि अगर वो जाना नहीं चाहता तो मैं इसे मजबूर नहीं करूँगा। बाबी का चेहरा साफ गुमाजी कर रहा था कि इसके दिल में कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसे ज़ुबान पर लाने से वो हिचकिचा रहा है। जब मैंने इसरार किया तो इसने बताया कि शेरों की वादी से कोई जान सलामत लेकर नहीं आया। इसका मानना था कि वो बदरूहों और शैतानी बलाओं की जगह है जो दरिंदों के रूप में इंसानों को खा जाती है। बाबी ने कहा कि अगर मेरी मौत शेरों की वादी में लिखी है तो मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगा क्योंकि देवताओं का हुक्म कोई नहीं टाल सकता। इसके बाद इसने सख्ती से अपने होंठ पींच लिए। हाशिम हैरत और हल्की सी दहशत से बाबी को देख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि हाशिम की वफादारी शक व शुबा से बालतर है और वह हर ख़तरे के लिए तैयार है। 2-3 दिन में तैयारियां मुकम्मल हो गईं। बाबी ने 4 किलियों और खच्चरों का इंतज़ाम कर दिया। रवानगी से एक रोज़ पहले विलियम और नैक्सन भी आ पहुँचे।
انہوں نے مہم میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، جس سے مجھے بڑی تقویت ملی۔ جون 1944 کی ایک خوشگوار صبح ہمارا 9 افراد پر مشتمل قافلہ اس مہم پر روانہ ہوا، جس کے انجام سے سب بے خبر تھے۔ 3 دن کے سفر کے بعد ہم ایک ندی کے کنارے پہنچے، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ہاشم شکار کی تلاش میں ندی کے کنارے ٹہلتا ہوا دور نکل گیا۔ ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ مقامی کسان ہاشم کی لاش اٹھائے چیختے چلاتے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ایک کسان نے ہانپتے ہوئے بتایا، صاحب، آپ کے آدمی کو بوجھا مگرمچھ نے ہلاک کر دیا ہے، جس میں کوئی بدروح ہے اور وہ کسی سے نہیں مرتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہوگی۔ آگے والی قسط کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔